आकाशवाणी के महत्वपूर्ण प्रसारण रमन के गोठ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रमन के गोठ कार्यक्रम की 8वीं कड़ी के प्रसारण के अवसर पर आज आकाशवाणी के स्टूडियोज में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पुनः उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी, हम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम सुनया मोर सब्बो संगी जौहरिया सियान दाई बहनी मंडला डॉक्टर रमन के जोहार। श्रोताओं, आज फिर से हमारे प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता मुख्यमंत्री जी से सीधे संवाद के माध्यम से रूबरू हो रही है। श्रोताओं, हमें पिछली कड़ी को सुनने वाले श्रोताओं से सैकड़ों पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें श्रोताओं ने बहुत ही रोचक तरीके से कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी की ख्याति चाउर वाले बाबा के रूप में थी और अब श्रोताओं ने उन्हें एक नए शब्द से नवाजा है। मयंक रेडियो श्रोता संघ बदनारा नवागढ़ बेमेतरा के अनेक श्रोताओं ने अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त की है कि रेडियो हमर महाप्रसाद आए, रेडियो नहीं होतिस तक कैसे सुनतिन ज्ञान विज्ञान के गोट, किसान के गोट, बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक के गोट, गांव शहर के हालचाल, खेती किसानी के गोट, मोदी के मन के बात और रमन के गोट। और श्रोताओं, इस प्रकार अब डॉक्टर रमन सिंह रेडियो वाले बाबा बन गए हैं। अनेक श्रोता, जिसमें नवागढ़ के नारायण प्रसाद वर्मा, गरियाबंद के योगेश्वर साहू, राजनांदगांव छुरिया के झग्गर राम साहू, खमतराई के हीरा साहू और कबीरधाम पिपरिया के कमलकांत गुप्ता ने भी ये कहा है कि जिस प्रकार डॉक्टर रमन रोचक प्रस्तुति के माध्यम से जनहितकारी उपयोगी जानकारी से प्रदेश की जनता को अवगत कराते हैं, उससे कार्यक्रम की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आकाशवाणी के माध्यम से इस उत्कृष्ट प्रस्तुति का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हर गली, चौपाल, कस्बों और मोहल्लों में बैठा हुआ श्रोता अपने आप को मुख्यमंत्री के अत्यंत करीब महसूस कर रहा है। श्रोताओं, हम एक बात और आपसे साझा करना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में श्रोताओं ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए निःशुल्क रेडियो वितरण शासन द्वारा किए जाने की योजना है। तो आइए रमन के गोठ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अपने लोकप्रिय जन जन के नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को। ये कार्यक्रम ला आप मन अत्येक ध्यान और मया लगा के सुनथो। एकर अंदाजा मोला आप मन के जो चिट्ठी आथे ओला पढ़े से होथे। बेमेतरा जिला के बदनारा नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शारदा वर्मा, सीमा बबली वर्मा, ये सबो जन मयंक रेडियो श्रोता संघ के हवे। एवं एक ठन बहुत सुंदर चिट्ठी भेजे हैं कि मैं सुंदर कविता लिखे हैं। गांव गली के बारे में जो उन कविता बनाए हैं ओला मैं पढ़ के सुनावत हूँ। गांव लेकर मया दुलार संगी, गांव चल देख खेत खार संगी, देख आमा के बगीचा के शोभा, धान के खेत और कोठार संगी, तय गरीबी ला और अशिक्षा ला खेदे बर गांव में आ हमार संगी, गांव में हे दया में अब्बड़, 4 दिन तो यहाँ गुजार संगी, गांव की अन्न खात है दुनिया, अंधता ला झन पिसार संगी, गांव हर आत्मा है ये भारत के, गांव है लगी तिहार संगी। ये बात बिल्कुल सही है वर्मा जी, गांव में हमार भारत की आत्मा बसे है। आपकी बात है 16 आना सही आए। 2 दिन पहले गांव गांव में नवरात्र और जवारा के तिहार शुरू हो गए है। हमारे छत्तीसगढ़ में शक्ति पूजा के परंपरा पुराना समय से चलत आवत है। देवी के भक्ति में गांव गांव में जसगीत गाय के परंपरा है और जसगीत के माध्यम से हम सब देवी माँ की भक्ति और आराधना करे के साथ अपन मनोकामना ला पूरा करे बर माता के आशीर्वाद बर विनती करथन। चाहे डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी हो, रतनपुर के महामाया, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी, चंद्रपुर के चंद्रहासिनी हो, धमतरी के बिलई माता, चाहे नारायणपुर के मावली माता हो, झलमला के गंगा मैया, ये सब माँ देवी है साक्षात विराजे है, जेकर कृपा हमारे छत्तीसगढ़ वासी ऊपर बने हुए है। नवरात्रि के आखिरी दिन 15 तारीख के रामनवमी पर ही जौन दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म होए रहीस, जेकर ननिहाल हमार छत्तीसगढ़ हराए, तेखरो में है आप सब ला बधाई देवत हूँ। श्रोताओं, सबसे पहले मैं हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नमन करता हूँ और 14 अप्रैल को उनकी जयंती के अवसर पर राज्य के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। समूचे राष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। उनकी जयंती के इस पावन अवसर पर मैं उनके मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो को याद करता हूँ, जो आज भी प्रासंगिक है। हमने अच्छा जीवन जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर पाए ये अफसोस हमें ना हो, इसके लिए आज हमें
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शी सिद्धांतों को लेकर चलना होगा, तभी हम उनके सपनों का भारत बना सकेंगे। साथियों, इसी के साथ अप्रैल महीने के 19 तारीख को भगवान महावीर की जयंती मनाई जाएगी। मैं राज्य के समस्त जैन भाई बहनों को महावीर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने पारंपरिक पर्वों की चर्चा और राज्यवासियों को उसकी बधाई देकर आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। शासन की नीति और योजनाओं के संबंध में आप राज्य की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? साथियों, इस माह जैसे मैंने बताया 14 अप्रैल को हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उसी दिन से राज्य में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, जो 24 अप्रैल तक चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन, जिनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसके उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 के मध्य 3 चरणों में होने वाले इस अभियान में प्रथम चरण में 3 दिनों तक अर्थात 14 अप्रैल से 16 अप्रैल 2016 को सामाजिक समरसता के कार्यक्रम आयोजित होंगे। दूसरे चरण में 4 दिनों तक 17 से 20 अप्रैल 2016 तक ग्राम किसान सभा के आयोजन होंगे। तीसरे चरण में 21 से 24 अप्रैल 2016 के मध्य सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। 24 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन प्रधानमंत्री स्वयं दूरसंचार के माध्यम से आप सभी से अपना विचार साझा करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ग्राम सभा के पश्चात अपने गांव में एक स्थान में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जी के प्रसारण को जरूर सुने। प्रसारण का समय आपको पृथक से सूचित किया जाएगा। साथियों, आपको याद होगा मैंने अपने पिछले प्रसारण में स्कूल जाने वाले बच्चों के संबंध में शाला प्रवेश उत्सव सभी विषय में किताबों का निःशुल्क वितरण के संबंध में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। 1 अप्रैल से स्कूल प्रारंभ हो चुका है। आपको याद होगा कि पिछले साल स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा गुणवत्ता अभियान हम सब ने प्रारंभ किया था। इस बार अभियान के दूसरे वर्ष हम पुनः शालाओं के सामाजिक अंकेक्षण से इसकी शुरुआत करेंगे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल से प्रारंभ होगा। हमारी कक्षाओं में क्या चल रहा है, शिक्षक रोज पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चे समझ रहे हैं या नहीं, उनमें अच्छी आदतों और मूल्यों का विकास हो रहा है या नहीं, ये सब सामाजिक अंकेक्षण के दौरान आपको देखना है। इस बार हमने सभी शालाओं में माताओं को भी शिक्षा में सक्रिय सहयोग के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। माताएं यदि अपने बच्चों से उनके रोज की पढ़ाई के बारे में जानकारी लेंगे, शिक्षकों से नियमित जानकारी लेती रहे, वह उनसे अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करने लगे तथा शाला प्रबंध समिति को शाला के बेहतर प्रबंधन के लिए दबाव डालना शुरू कर सके, तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में आशातीत सुधार कर पाएंगे। इसके साथ ही एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 1 अप्रैल से स्कूल हमने प्रारंभ किया है। सभी किताब कापी बच्चों को उपलब्ध हो गए हैं और ये पहली बार हो रहा है कि हमने समय पर न केवल किताब दिया, बल्कि इस किताब का उपयोग गर्मियों की छुट्टी में जब उनके माता पिता या बड़े भाई यदि उस किताब का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएं, तो आने वाले समय में स्कूल जाने की उनकी झिझक समाप्त होगी। हमने रायपुर में इसकी शुरुआत की और रायपुर में पहली कक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चों ने मंच में खड़ा होकर माइक लेकर, एक 5 साल का लड़का और दूसरे एक 5 साल की लड़की ने न केवल गीत गाए बल्कि मंच में खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दिया। तो ये लगता है कि आने वाली पीढ़ी बच्चे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और स्कूल जाने का उनके अंदर उत्साह है और हजारों ग्रामीणों के सामने ये कार्यक्रम हुआ और पूरे छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल को हमने इसका आयोजन किया। साथियों, मौसम में बदलाव के साथ गर्मी शुरू हो गई है। गर्मी और तेज धूप के कारण लू लगना और डायरिया या उल्टी दस्त, टाइफाइड, पीलिया जैसे बीमारियों के होने का खतरा रहता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए। तापमान बढ़ने के साथ शरीर में पानी की कमी होती है, जिसके कारण अधिक पानी पीना पड़ता है। इससे शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। पानी की कमी से लू लगती है, जिसके कारण तेज बुखार और डिहाइड्रेशन होने लगता है। चूंकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे, इसलिए गर्मी में इन बच्चों को लू न लगे, इसके लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्कूल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था व हैंडपंप के माध्यम से रहती है। जहां इसमें कोई कठिनाई हो, ऐसे स्थानों में बच्चों को पानी की बोतल ले जाने हेतु जरूर देवें। पानी पीने के लिए उन्हें प्रेरित करें। अधिक से अधिक तरल पेय और पानी पिएं। खाली पेट न रहें। शरीर के तापमान में वृद्धि, थकावट और मुंह का लगातार सूखना आदि लक्षण होने पर निकट के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। किसी स्थान में पीलिया, डायरिया आदि के
एक साथ कई प्रकरण होने पर तत्काल मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचित करें। मैं प्रदेश के नागरिकों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि लोगों की सुविधा के लिए ही 24 घंटे टेलीफोन से निःशुल्क प्राथमिक उपचार सलाह के लिए 104 स्वास्थ्य परामर्श सुविधा प्रारंभ की है। इसका अधिक से अधिक उपयोग कर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें। भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं। वह है भूजल संरक्षण अभियान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, प्रकृति हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन लोभ की पूर्ति हेतु नहीं। प्रकृति से हमें पीने और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में भूजल उपलब्ध है, लेकिन विगत कुछ समय से हमें देख रहे हैं कि भूजल का अविवेकपूर्ण अत्याधिक दोहन करने के कारण अनेक स्थानों पे गांव, मंजरा, टोला में हैंडपंप और पेयजल के स्रोत सूख गए हैं, जहां कभी पेयजल की समस्या दिखाई नहीं देती थी। यह एक विकट समस्या और चुनौती हम सबके सामने आ रही है। क्या हजारों की संख्या के गांव में यदि पेयजल उपलब्ध न हो तो टैंकर के माध्यम से यह व्यवस्था हम कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। इस भीषण समस्या और चुनौती को देखते हुए हमें इस दिशा में गंभीरता से विचार करना होगा। भूजल स्तर एक ऐसी अमूल्य संपत्ति है जिसका हमें ऐसा उपयोग करना होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए वह उपलब्ध रह सके। हमने देखा है कि गांव में न केवल पेयजल के स्रोत हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ हैंडपंप से ज्यादा संख्या में पावर पंपों की संख्या है। यदि एक जिले में राजनांदगांव का कहूं तो 17,600 हैंडपंप हैं, वहीं 31,000 से भी अधिक संख्या में पावर पंप हैं। और पावर पंप के चलने से उस गांव का पेयजल स्तर नीचे आ जाता है। और गर्मी में समर पैडी, जो गर्मी में धान की खेती लेते हैं, उसमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। 1 किलो धान पकाने के लिए 3,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। और यदि ऐसे 100 पंप गांव में चल रहे हैं तो वहां का जल स्तर निश्चित रूप से नीचे जाएगा। कई स्थानों में हमने देखा है कि ऐसे पंप को बंद कराने पर उनके हैंडपंप में पानी स्वाभाविक रूप से आने लगा है। अनेक गांव में मैंने यह भी देखा है कि सिंचाई के सतही जल स्रोत होने के बाद भी जहां किसान नहरों के पानी से अपनी फसल की सिंचाई कर सकते हैं, वहां पावर पंपों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। ऐसी स्थिति उचित प्रतीत नहीं होता। हमने सिंचाई के लिए यथासंभव अधिक से अधिक सतही जल स्रोत का उपयोग करना चाहिए और भूजल को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना होगा। भूजल के अत्यधिक दोहन होने के कारण ही हैंडपंप में फ्लोराइड जैसे तत्वों की अधिकता हो जाती है, जो मानव उपयोग के लिए हानिकारक है। वर्ष 2009 में राज्य में फ्लोराइड की अधिकता वाले मात्र 3 या 4 गांव थे। इसकी संख्या बढ़कर अब 405 हो गई है। इसका मुख्य कारण भूजल का अत्यधिक दोहन होना ही है। इसलिए मेरी आपसे अपील ही नहीं बल्कि प्रार्थना है कि अपने अपने गांव, मंजरा, टोला में भूजल संरक्षण करने के साथ ही साथ वर्षा जल का वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से रिचार्जिंग करते हुए भूजल संवर्धन के काम करें। अपने पंचायत भवन, स्कूल भवन और अन्य शासकीय भवन में भी वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करने के लिए अभी से संरचना बनाएं और इसके लिए मनरेगा का उपयोग हम कर सकते हैं। प्रत्येक गांव में यदि रिचार्जिंग की हम व्यवस्था करेंगे, गांव का पानी गांव में यदि रोका जाएगा और बेहतर हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भविष्य में आपको पानी का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं आपसे पुनः 8 मई 2016 को रमन के गोठ कार्यक्रम में मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो श्रोताओं, ये था आकाशवाणी का महत्वपूर्ण प्रसारण रमन के गोठ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राज्य की जनता से सीधे रूबरू थे। अगले महीने 8 मई को एक बार फिर लेकर आएंगे आकाशवाणी का महत्वपूर्ण प्रसारण रमन के गोठ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।